हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सीटेट का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका सीटेट का टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम है, पर्टिकुलरली साइंस वालों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जो 3 क्लासेस रहेंगी मेरी, 3 पार्ट में ये क्लास रहेंगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसके अंदर मैं आज तक 2011 से 2022 तक में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करूंगी। यानी कि साइंस के वो क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना है इस क्लास को अच्छे से देखना है, तीनों के तीनों पार्ट्स को, क्योंकि सीटेट की आदत रही है क्वेश्चंस को रिपीट करने की। सीटेट क्वेश्चन रिपीट करता है, चाहे वो पेडागोजी के क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हो, मैथ्स के क्वेश्चन हो, जितनी भी ये हमारे पास सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है वो हो, क्वेश्चंस रिपीट करने की सीटेट की हमेशा की आदत है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए इन क्वेश्चंस को। 2 बार पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे, डेफिनेटली नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पक्का पक्का करने हैं, अच्छे से करने हैं। स्पेशली कुछ कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में कॉमन रहेंगे, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सीटेट टीजीटी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए 2011 से 2022 के क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं, उसका ये पार्ट 1 रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें देखिए इन 3 पार्ट्स के अंदर क्या क्या करना है। तो देखिए अब हमारे पास 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 में हम ये पांचों क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, यानी दिसंबर 21, जैन 21, दिसंबर 20 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 में ये और पार्ट 3 में ये, इस तरीके से 15 क्वेश्चन पेपर हमारी 3 वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर के साथ हमारे पास है दिसंबर 21 का क्वेश्चन। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन पेपर है दिसंबर का। तो देख लेते हैं साइंस के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से हमारे पास साइंस शुरू हो रही है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाउ मेनी इमेजेस will be formed if you stand between two plane mirror positioned parallel to each other in a trail room of a garment shop। ये कहना चाहता है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, 2 प्लेन मिरर हैं आपके पास और दोनों के दोनों आमने सामने लगे हुए हैं, और आप इसके बीच में खड़े हो जाते हो। जैसे हम जब ट्रायल रूम में जाते हैं, कोई भी कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं, तो जो ट्रायल रूम होते हैं उसमें यही सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये वही पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है, जब भी 2 प्लेन मिरर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट, यानी कि हम गिन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इमेजेस बनती हैं। आपने शीशे में अपने आप को देखा होगा, आपको एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, बहुत सारी आपको दिखेंगी अपनी शक्लें। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। तो इनका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 61 का ऑप्शन डी, यानी इनफाइनाइट। क्लियर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, अ पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। यानी कि आपने कॉपर यानी तांबे का एक टुकड़ा लिया और उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, तांबे के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो कॉपर जो होता है उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन, कॉपर को हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अ कॉपर वेसल गेट कोरोडेड इन रेनी सीजन टू गिव। यानी कि अगर तांबे की किसी वेसल को, किसी बर्तन को हम रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में रख दें तो क्या होता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि क्या होता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका देखिए आपको याद रखना है, तांबा हमेशा हरा पड़ जाता है। देखिए अगर लोहा पूछ लिया जाए तो लोहा रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरा हो जाता है, चांदी काली पड़ती है और तांबा हरा हो जाता है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोहे के ऊपर हमारी नमी और ऑक्सीजन काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर तांबे की बात की जाए तो तांबे के ऊपर हमारी ऑक्सीजन के अलावा कार्बोनेट जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो ग्रीनिश कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट इसका आंसर जाएगा, यानी CuCO3 और CuOH का ट्वाइस बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर चांदी की बात करते हैं तो चांदी पे हाइड्रोजन सल्फाइड काम करता है और क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, जो कि काली होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंसेस विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। इनमें से कौन घरेलू ऐसी चीज है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करते हैं, बेस करते हैं, यानी क्षार करते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि नीले को लाल
एसिड करते हैं। तो इनमें से बेस कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं विनेगर। विनेगर क्या होता है भाई? सिरका। सिरके के अंदर होता है एसिटिक एसिड, तो ये तो एसिड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेमन जूस की, लेमन जूस में होता है सिट्रिक अम्ल, तो ये भी एसिड होता है। लेकिन अगर मैं बेकिंग सोडा और ब्लीच की बात करूं तो दोनों ही बेस होते हैं। तो आंसर जाएगा ए और डी वाला, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा ये आप लोगों को, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अगर चींटी काट लेती है, ठीक है, तो एंट जब हमें काट लेती है तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक वहां पर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, तो ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। विनेगर होता है CH3COOH, यानी कि इसको एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों ही नाम से बोला जाता है। और ब्लीच होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। और इससे एक और क्वेश्चन भी आता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कौन है जो ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है? तो क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है। चलिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास दिखाई दे रहा है हमें, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मटेरियल दैट बर्न विद द फ्लेम। ऐसी चीजें बताइए जो फ्लेम के साथ बर्न करती है। फ्लेम के साथ का क्या मतलब है? यानी कि उसके ऊपर जो लपटें होती हैं एक तरीके से वो निकलती है। तो आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम का रिबन फेमस है व्हाइट फ्लेम के लिए, तो मैग्नीशियम इसमें दिख रहा है आपको। कैम्फर यानी कपूर, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। कौन है फ्लेम के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित? कैम्फर और मैग्नीशियम। कोल और केरोसिन नहीं है, केरोसिन से फ्लेम नहीं निकलता है, ठीक है। कैम्फर और कोल नहीं है, अगेन कोल से भी फ्लेम नहीं निकलता है। कोल जो होता है वो फ्लेम नहीं निकालता है, वो बस लाल लाल रंग की लाइट होती है उसके अंदर से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following statement are always true about process of cloning? इनमें से कौन सी बातें जो है वो क्लोनिंग के लिए बिल्कुल सही है? क्लोनिंग मतलब, क्लोनिंग क्या होती है? जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एकदम डिट्टो के डिट्टो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, एकदम सेम टू सेम। तो देखिए पहला पॉइंट है इट इज पॉसिबल ओनली इन एनिमल्स, बिल्कुल नहीं। ये प्लांट्स और एनिमल्स, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया गलत, ठीक है भाई। इन्होंने स्टेटमेंट क्या पूछी है? ट्रू पूछी है, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना है। इट रिजल्ट इन एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ अ सेल, अ लिविंग पार्ट और एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल कॉपी हो जाती है एक कोशिका की या फिर एक लिविंग पार्ट यानी एक जीवित अंग की या एक जीव की, ऑर्गेनिज्म की। तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन यानी एकदम डिट्टो का डिट्टो, जैसे फोटोकॉपी होती है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोडक्ट बनता है। इट रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये भी गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लार्ज नंबर बनेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लार्ज बनेगा। इसने ऑलवेज ट्रू बोला है, ठीक है। तो ये भी हो गया गलत। कभी हम कम भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ओनली बी, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित सारे पढ़िए और बताइए सही ऑप्शन क्या है। अवर्शन आपको दी हुई है कि एक प्लास्टिक की बोतल हाफ फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर एंड टाइटली कैप्ड देयर आफ्टर गेट क्रश्ड व्हेन अलाउड टू रेस्ट फॉर सम टाइम। ये बोल रहा है कि आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल थी, उसको आपने आधा उबलते हुए पानी से भरा और उसको बहुत टाइटली उसका ढक्कन जो है वो बंद कर दिया। कुछ देर बाद आपने देखा कि बोतल पूरी तरीके से क्रश हो गई। ऐसा क्यों हुआ? और रीजन दिया हुआ है कि एयर प्रेशर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द बोतल, यानी कि ये बोल रहा है कि जैसे जैसे तापमान घटता है एयर का दाब भी घटता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए तापमान, बॉइलिंग वाटर था, बॉइलिंग वाटर की वजह से वहां पर प्रेशर ज्यादा था और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बोतल फुली हुई थी। लेकिन जैसे ही बॉइलिंग वाटर जो है वो ठंडा होता गया, वो प्रेशर कम होता गया और बोतल जो है वो पिचक गई, ठीक है। तो इसका दोनों ही बातें ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अवर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन अवर्शन के लिए आंसर भी है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से गलत हमें स्टेटमेंट बतानी है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, यानी कि जब भी हम चुंबक को गर्म करते हैं तो उससे उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, बिल्कुल सही बात है। ये भी जो बार मैग्नेट होते हैं, यानी ये वाले जो मैग्नेट होते हैं नॉर्थ साउथ वाले, इनको हमेशा ऐसे ही रखना होता है, ठीक है। अपोजिट फेसों को आपस में चिपका के रखना होता है, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल रिपेल करते हैं, यस। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। निकल एंड कोबाल्ट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये है इनकरेक्ट। निकल और कोबाल्ट जो होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ऑप्शन डी चला गया, ठीक है। Question number 69. An object is placed in front of a convex lens in such a way that its real and magnified image is formed on the other side. If the top half of the convex lens is covered with a black opaque paper, then ये बोल रहा है कि हमने convex lens के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा
ठीक है, और उसकी हमने देखी कि इमेज बन रही है रियल और मैग्नीफाइड, यानी रियल इमेज है और मैग्नीफाइड यानी बड़ी इमेज है, ठीक है, साइज में दूसरी साइड में बन रही है। अगर ऊपर वाले लेंस को हमने काले कपड़े से कवर कर दिया या ओपेक कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी इमेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इमेज के ऊपर यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा 69 क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई इससे ना सिर्फ और सिर्फ जो हमें इमेज दिखेगी ना वो एकदम तिखी नहीं दिखेगी, यानी शार्पनेस जो है वो खत्म हो जाएगी उसकी, ठीक है, इमेज थोड़ी सी हमें क्लियर नहीं दिखेगी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इमेज बिल्कुल बनेगी, उतनी ही साइज की बनेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस शार्पनेस थोड़ी कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है, देखिए ये बोल रहा है कि अ कार दैट कैन ट्रेवल ऑन अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक कार है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चलिए, टेक 7 आवर्स 45 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 372 किलोमीटर, 372 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए वो कितने देर लगाती है, 7 घंटे 45 मिनट उसको लगते हैं। कितने किलोमीटर के लिए, 372 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, यानी कि सबसे जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी और जो एवरेज स्पीड है उसके बीच में क्या उनका क्या है डिफरेंस रहेगा, ये उसने पूछा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको एकदम एंडिंग में करवाऊंगी इस क्लास के, ठीक है, एक्स्ट्रा पेज लेके हम आपको न्यूमेरिकल एकदम क्लियरली करवाएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम मार्क करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास, ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग गलत है, ये इसने पूछा है। मोस्ट अर्थक्वेक, पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट अर्थक्वेक आर कोज्ड बाय सडन स्लिपिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट एंड बाय वोल्केनिक इरप्शन। ये बोल रहा है कि अर्थक्वेक ज्यादातर या तो टेक्टोनिक प्लेट की एकदम से स्लिप हो जाने से या वोल्केनिक इरप्शन से होती है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। An earthquake of magnitude 3.0 on Richter scale can trigger a tsunami, ये पॉइंट गलत है। 7.5 से ज्यादा का जो अर्थक्वेक होता है ना वो रिक्टर स्केल पे दिखता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे भी पढ़ लेते हैं। मेजर अर्थक्वेक इज जनरली फॉलोड बाय ट्रेमर्स इन द सेम एरिया, यानी कि अगर ज्यादा अर्थक्वेक, ज्यादा तेज भूकंप आता है तो उससे ट्रेमर्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत नुकसान हो जाता है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सीज्मोलॉजी, बिल्कुल सही, सीज्मोलॉजी ही होती है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर जाएगा। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 को भी कर ही लेते हैं, ब्लैंक पेज अभी ले लेती हूँ मैं, बाद में रह जाएगा वरना ये। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 70। ये बोल रहा है अ कार दैट कैन ट्रेवल अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर टेक 7 आवर 45 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 372 किलोमीटर, यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक गाड़ी है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और डिस्टेंस उसको कितना तय करती है वो 372 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। और टाइम कितना लगता है उसको, तो टाइम लगता है उसे 7 आवर 45 मिनट, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको घंटे में कन्वर्ट कर देती हूँ, 7 घंटे प्लस 45 मिनट को हम घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 को 60 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। तो ये गया 3/4, यानी कि ये चला गया कितना, हमारे पास कितना आ गया, ये 31/4 आर आ गया हमारे पास, ठीक है, इतना घंटा है हमारे पास। तो अब हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है और हमारे पास टाइम भी है। एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सही बात है। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, देखिए 372 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है 31/4, तो 31/4 को ऊपर लिख दूं, ये आ गया हमारे पास। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर जाएगा यहाँ पर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये जाएगा 31 की टेबल में 1 और फिर ये गया 2, 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अब इसने क्या बोला है, मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच में डिफरेंस बताना है। तो मैक्सिमम स्पीड या वी मैक्स माइनस कर दूं मैं एवरेज स्पीड, वी मैक्स कितनी थी, वी मैक्स थी हमारे पास 120, माइनस क्या करनी है एवरेज स्पीड 48, कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा है, ये
बिल्कुल ऑप्शन सी हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर चला जाएगा क्या, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी हैविंग डिफरेंट डेंसिटी बट सेम साइज आर पुट इन अ लिक्विड। 3 ऑब्जेक्ट हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है लेकिन साइज सेम है, उन्हें एक लिक्विड में हमने डाल दिया। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड अरेंज दीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो किसके ऊपर बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगा और किसके ऊपर कम लगेगा ये बताना है, ठीक है, ए बी और सी में। चलिए देखते हैं। आपने देखा कि ए इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, ए पूरी तरीके से डूब गया, यानी कि ए के ऊपर तो बायोंट फोर्स बहुत कम लग रहा होगा, है ना, तभी वो डूब गया, सबसे कम लगेगा, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम लगेगा। बी फ्लोट्स 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, यानी कि बी का 1/4 भाग लिक्विड के अंदर है, बाकी सारा भाग है बाहर है, मतलब 3/4 भाग बाहर है, मतलब बी तो काफी, बी के ऊपर ज्यादा बायोंट फोर्स लग रहा है, बिल्कुल ज्यादा लग रहा है। सी फ्लोट 1/2 फीट वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, सी आधा अंदर है आधा बाहर है, तो मतलब सी आ गया बीच में, तो सबसे ज्यादा बायोंट फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे, तभी तो बी सबसे कम अंदर है ना, और सबसे कम किस में लग रहा है, ए, तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मेट। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो यही जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा ऑप्शन सी इसका आंसर क्यों गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोगों ने बना भी लिया होगा। बायोंट फोर्स जो होता है वो नीचे से लगने वाला फोर्स होता है जो कि सरफेस के ऊपर लगता है, ठीक है, क्लियर है। तो 72 का आंसर क्या चला गया, ऑप्शन सी। द मेजर रीजन, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द मेजर रीजन फॉर यूजिंग बैकेलाइट फॉर द हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के हैंडल में बैकेलाइट क्यों यूज किया जाता है, तो सीधी सी बात है ना, क्योंकि बैकेलाइट जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉरी हीट होता है, यानी उष्मा का कुचालक होता है, जिस वजह से उसके हैंडल को उस बैकेलाइट से बनाया जाता है ताकि हम अगर हैंडल को पकड़े तो हमारा हाथ ना चले। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन विच ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, इनमें से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि हमारा देखिए हम ऐसा बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए नींबू होता है, ठीक है, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, तो विटामिन सी इसका आंसर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और विटामिन ई तो होता ही ब्यूटी विटामिन है ना, तो सी और ई तो दोनों जाएंगे ही जाएंगे। तो सी और ई किस में दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ऑप्शन जो विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए यानी रेटिनोल, विटामिन सी, विटामिन ई यानी ब्यूटी विटामिन जो है, ये तीनों के तीनों विटामिन ऐसे हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी रतौंधी की बीमारी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है, ठीक है। बी से बेरी हो जाती है, डी से जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, ठीक है, ये रिकेट हो जाती है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेली इन 3 सेल्स ए बी एंड सी, व्हाट वुड इट बी। ए बी और सी 3 कोशिकाएं हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी कोशिका कौन सी है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। तो देखिए आप यहाँ पर चेंज किस में देखेंगे, देखिए सेल वॉल में देख रहे हैं, ठीक है, मेन आपको चेंज सेल वॉल में दिखेगा। और आपको पता होनी चाहिए एक बात कि सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बी तो हो गया एनिमल, बाकी दोनों बचे प्लांट हो गए। तो ऑप्शन किस में आपको प्लांट एनिमल प्लांट मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है प्लांट एनिमल प्लांट इन द ऑप्शन ए। इसका आंसर चला गया ऑप्शन ए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित सारी की सारी स्टेटमेंट को पढ़िए और सही ऑप्शन बताइए, ठीक है। पहला क्या है, मीजल्स इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, मीजल्स की बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है। मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। टाइफाइड इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी इज कोज्ड बाय वायरस, लेप्रोसी जो होती है वो वायरस से होती है। तो आपको इसमें क्या बताना है, इस पे ध्यान देना है, आपको इस टर्म पे ध्यान देना है कि आपको करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। इसने करेक्ट पूछा है, तो देखिए मीजल्स बैक्टीरिया से नहीं होती है और लेप्रोसी वायरस से नहीं होती है, जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, बिल्कुल। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। सही स्टेटमेंट चूज करनी थी। क्वेश्चन नंबर 77, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। F1 और F2 दो स्टेटमेंट है, दोनों को पढ़ो और सही ऑप्शन बताओ। हैन एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो मुर्गी होती है उनके अंदर एक्सटर्नल यानी बाहरी निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होती है। तो बिल्कुल गलत है ये पॉइंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, हैन में इंटरनल होता है। तो ये F1 तो हो गई गलत,
ठीक है भाई। F2 देखते हैं, हैन इज एन ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस मतलब अंडा देने वाला जंतु होता है हैन, बिल्कुल सही है, अंडा देता है हैन, तो F2 है बिल्कुल ठीक। तो F1 क्या है, गलत, F2 है ठीक। कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में दिख रहा है, आंसर चला गया ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित सारी स्टेटमेंट पढ़िए और सही ऑप्शन बताइए। अ बर्ड लाइक आउल कैन सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग डे। उल्लू जैसे जो पक्षी होते हैं वो रात को अच्छे से देख सकते हैं लेकिन दिन में नहीं देख सकते, बिल्कुल सही बात है। नाइट बर्ड्स हैव अ फ्यू कोन्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स इन द रेटिना। नाइट बर्ड्स यानी ऐसे पक्षी जिनको रात को दिखता है, उनके पास कोन्स तो होते हैं कम। कोन्स जो होते हैं, कोन्स एक टाइप की कोशिका है, वो तो होते हैं कम, लेकिन रोड्स जो होते हैं वो होते हैं ज्यादा। क्या ये बात सही है या गलत? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं। अगर आपको किसी चीज को ब्राइट लाइट देखनी है ना, कोन्स किसके लिए होते हैं, कोन्स ब्राइट लाइट के लिए होते हैं, जबकि रोड किसके लिए होते हैं, डिम लाइट के लिए होते हैं। तो मुझे बताओ रात को क्या लाइट होती है, डिम या ब्राइट? तो आप बोलोगे मैम रात को तो डिम लाइट होती है। अगर रात को डिम लाइट होती है तो सीधी सी बात है ना, नाइट एनिमल्स के अंदर क्या ज्यादा होना चाहिए, नाइट एनिमल्स के अंदर रोड ज्यादा होने चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, रोड ज्यादा है, तो रीजन भी ठीक है, अवर्शन भी ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए यानी कि एवर्शन और रीजन दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी अवर्शन की एक्सप्लेनेशन रीजन है। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प यू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हो तो क्या आपको ज्यादा खाना होगा? तो आपके पास ऑप्शन है मेज, सोयाबीन, पी और ग्राउंडनट। तो मेज को ही कॉर्न कहते हैं और इन चारों में यही है जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टार्च होता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अवर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अगेन अवर्शन क्या है, द स्पीड ऑफ द साउंड इज मोर ऑन अ हॉट समर डे देन अ कोल्ड विंटर डे। यानी कि जो वायु की ध्वनि का जो वेग है वो दिन गर्मी वाले दिन ज्यादा होगा सर्दी वाले दिन के मुकाबले। और रीजन है डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। रीजन क्या दिया हुआ है, क्योंकि गर्म हवा की जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम होती है एज कंपेयर टू ठंडी हवा। तो इसका आंसर देखिए क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में देखिए बात दोनों ठीक है, बात दोनों की दोनों ही ठीक है, बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो गर्मी में ज्यादा होती है जबकि सर्दियों में कम होती है। और दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है कि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है लेकिन कोल्ड एयर की ज्यादा होती है। लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा क्यों? अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में मांगू तो इसका आंसर जाएगा कि गर्मियों में क्या होता है, जो कण होते हैं हवा के अंदर वो ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस वजह से देखिए गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा, जिस वजह से साउंड जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन जाएगी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हेयर कि ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, तो ये हमें करने नहीं है, सिर्फ साइंस के क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे 90 तक यही क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कि है 2020 का क्वेश्चन पेपर। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले यस, क्वेश्चन नंबर 61 से साइंस शुरू हो रही है, बट ये है हमारे पास सारे के सारे किसके क्वेश्चन, पेडागोजी के क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन शुरू होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 71 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 71 हमें बोल रहा है कि वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल। वाई एक पौधा है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वाई कौन सा पौधा होगा, कसकटा होगा। कसकटा यानी अमरबेल, अमरबेल के पास क्लोरोफिल नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी तीनों के पास क्लोरोफिल होती है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे, क्वेश्चन पेपर ज्यादा है हमारे पास। एस्यूमिलेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एस्यूमिलेशन नहीं होता है, सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये स्टेटमेंट है गलत। लार्ज इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, बिल्कुल भी नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होती है विलाई, ये भी हो गई गलत। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी गलत है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट
सही नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल के लिए और सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए। तो पहली क्या है, सिल्क फाइबर आर प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कैटरपिलर। सिल्क फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, किसके द्वारा छिड़के गए, कैटरपिलर के द्वारा छिड़के गए। पहले इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे हम, इस क्वेश्चन में ये बोलना क्या चाहता है और किस तरीके से ये अपनी स्टेटमेंट देने वाला है, ये हमें देखना है इस क्वेश्चन में पहले। ठीक है, उसके बाद इसके निष्कर्ष पे निकलेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए 1 मिनट मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। यस, ऐसा ही है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिल्क फाइबर जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं बिल्कुल, और कैटरपिलर के द्वारा सिक्रेट होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ए तो है ठीक, इन्होंने गलत पूछी है ना, तो हमें गलत स्टेटमेंट निकालनी है। नेक्स्ट आती है, द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द मोथ। बिल्कुल सही है, कुकून से ही, मोथ के कुकून से ही सिल्क यार्न निकलता है। द लार्वा और सिल्क मोथ आर कैटरपिलर। बिल्कुल सही है, लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। द प्यूपा डेवलप इनटू कैटरपिलर। नहीं, कैटरपिलर जो होता है वो प्यूपा में डेवलप होता है, ना कि प्यूपा कैटरपिलर में डेवलप होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसकी साइकिल जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सिल्क वॉर्म होते हैं, ये वाले कीड़े जो होते हैं, वो किसके ऊपर फीड करते हैं, ये लार्वा किस पे फीड करते हैं, तो मलबेरी लीव्स पे, मलबेरी लीव्स के ऊपर ये फीड करते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ साइकिल जो होती है वो कैसे होती है इनके अंदर, इसके अंदर ऐसा होता है कि बटरफ्लाई जो होती है उसमें एग से बनता है कैटरपिलर, और फिर कैटरपिलर से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से बटरफ्लाई। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ वहीं पे, क्या बोला मैंने, एग से बनता है कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से बटरफ्लाई, ये स्टेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कौन मूवमेंट में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, मसल्स। तो ए का हो गया सेकंड। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म स्केलेटन, हमारा बोन, हमारी बोन बनाती है हमारी स्केलेटन, तो 4 हो गया इसका, बोन्स हो गया। ठीक है, पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बेंड, स्केलेटन का ऐसा कौन सा भाग है जिसे बेंड किया जा सकता है, कार्टिलेज, यानी 1 हो गया इसका। ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर, कौन, रिब केज हमारी चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन को इकट्ठे जोड़ता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 2 4 1 2, सॉरी 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 देखते हैं किसमें है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सिक्रीट मोर देन 2 हार्मोन, ऐसी कौन सी ग्रंथि है हमारे अंदर जो 2 से ज्यादा हार्मोन निकालती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए डाउट है, क्यों है डाउट, देखिए हमारी बॉडी में पेनक्रियाज जो होती है उसमें से भी 3 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, हमने पढ़े हैं अच्छे से। ठीक है, और पिट्यूटरी में चले, थायराइड में 2 निकलते हैं, एड्रीनल में भी हम एक ही पढ़ते हैं, एड्रीनलिन मेन तो, लेकिन नोर एड्रीनलिन भी निकलता है वैसे तो। लेकिन यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी पिट्यूटरी इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्मोन निकलती है, और यही होती है हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्रंथि हमारी बॉडी की पिट्यूटरी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सी सही है। ऑल नॉन मेटल आर गैसेस, ये बात बिल्कुल सही है या गलत है, सारे के सारे नॉन मेटल गैसेस होते हैं, बिल्कुल नहीं। अब कार्बन देख लो, फॉस्फोरस देख लो, सल्फर देख लो, ये सब सॉलिड होते हैं। ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, बिल्कुल सही है, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, कोई भी नॉन मेटल ऐसा नहीं है जो डक्टाइल है। नॉन डक्टाइल का मतलब है जिन्हें कूट कूट के तार ना बनाया जा सके। ठीक है, ऑल मेटल आर सॉलिड, ऐसा नहीं है, लिक्विड हमने पढ़ी है। ठीक है, ऑल मेटल आर हार्ड, ये भी बिल्कुल गलत है, सारे के सारे हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, चाकू से भी कट जाते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। वाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट वुड वाई, वाई एक मानव निर्मित फाइबर है, रेशा है, और जो कि नेचुरल सोर्स से निकला है, वो कौन होगा, तो इसका आंसर जाएगा रेयोन, क्योंकि रेयोन किससे निकलता है, सेलुलोज से निकलता है, और सेलुलोज हमारा क्या है, नेचुरल सोर्स है। ठीक है, सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति यानी प्लांट की सेल वॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टेबल के अकॉर्डिंग बताना है कि भाई डोमेस्टिक फ्यूल के लिए बेस्ट क्या होता है। तो भाई कौन सा डोमेस्टिक फ्यूल बेस्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो डोमेस्टिक फ्यूल वो बेस्ट माना जाता है जिसके अंदर क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट यानी बीच की, स्टेट गैस होनी चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रखी जाती है, यानी उसी जगह पर उसको रखना है, वहीं पर वो रहेगी बस, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एंडेमिक स्पीशीज। क्या कहलाती है, एंडेमिक स्पीशीज, जो एक ही जगह पे रहती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है, जो खतरे में है। माइग्रेटरी कौन सी होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। और एक्सटिंक्ट कौन सी होती है, जो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई, एक्स जो होता है वो धक्का मार देता है वाई को और उसकी जगह पे आ जाता है फ्रॉम इट फाइल सोल्यूशन, बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड, लेकिन जेड को धक्का नहीं मार पाता। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो देखिए एक्स ने वाई को तो धक्का मार दिया लेकिन जेड को नहीं मार पाया, तो एक्स वाई से तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन जेड से कम स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जेड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 81 क्वेश्चन पे। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कंप्लीटली डिफ्यूज मैनर, व्हाट से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गिरती है और एक सरफेस पे जाके टकराती है और फिर सारी डायरेक्शन में फैल जाती है, तो कैसी इमेज बनेगी। तो भाई यहाँ पर ये सरफेस जो है वो नॉन ओपेक है और सरफेस के ऊपर कभी भी इमेज नहीं बनती है, तो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। कोई शीशे पे या किसी मिरर पे थोड़ा डाली है हमने लाइट। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइन ऑन द ग्राउंड इन अ रूम, रेशमा वुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स। अगर एक कमरे में एक डब्बा पड़ा है और उसे धक्का मारना है तो रेशमा को कितना बल लगाना पड़ेगा ताकि वो डब्बा चल पड़े। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को कवर करने वाला, स्टैटिक यानी वो फ्रिक्शन जो कि रुकी हुई चीज पे होता है, अगर स्टैटिक को ओवरकम कर लिया तो डब्बा चल पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको आगे चलाते रखने के लिए काइनेटिक लगता है। ठीक है, तो स्टैटिक यहाँ पर आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल सही है ये बात। साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती, तो आंसर ऑप्शन ए चला गया, सीधी सी बात है। साउंड देखिए, अब हम अगर ब्रह्मांड की बात करें तो वहां पर कितने कितने बड़े बड़े धमाके होते हैं, क्या हमें सुनाई देते हैं? नहीं, क्योंकि वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय एम्पलीट्यूड, नहीं, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। लोअर द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हायर इज द पिच, नहीं, फ्रीक्वेंसी जितनी कम उतनी ही कम पिच। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी, नहीं, लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड से पता लगती है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट गलत हो गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉम्प्रोमाइजेस लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताने हैं हमें यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर चला गया, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर, शुगर। इसमें देखिए विनेगर है, विनेगर के अंदर क्या होता है? CH3COOH, आयन टूटेंगे। लेमन जूस में आयन टूटेंगे, शुगर सॉल्यूशन में आयन होंगे, टैप वाटर के अंदर भी आयन होते हैं। ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन में आयन होते हैं, लेमन जूस में होते हैं, विनेगर में होते हैं, तो लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक है, तीनों में आयन नहीं होते, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट कंप्रोमाइजेस केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बताने हैं, रसायन जो चेंज होते हैं वो बताने हैं हमें, किस में हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, तो ये तो नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि लोहे को जंग लगना, बिल्कुल बिल्कुल लोहे को जंग लगना केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर भी केमिकल चेंज है क्योंकि वो वापस से नहीं आ सकता, और डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है, ऑप्शन बी सही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, यहीं पे रुक गए हम, ये केमिकल नहीं होता, फिजिकल होता है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, शेडिंग ऑफ पेपर, ये भी फिजिकल है हमारे पास, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है। नीना वॉज साइकिलिंग टू अ मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम। नीना मार्केट जा रही है कुछ खरीदने के लिए, मार्केट 4 किलोमीटर अवे है उसके घर से। ठीक है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है पहली 10 मिनट के लिए, फिर वो रुक जाती है क्योंकि उसको कोई फ्रेंड मिल जाती है और 15 मिनट उससे गलबात करती है, यानी बातें मारती है। फिर उसके बाद वो वापस अपनी स्पीड चल पड़ती है रास्ते में 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए सोल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है ये, देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि पहली 10 मिनट में, फर्स्ट 10 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मैं पहले बात कर रही हूँ पहली 10 मिनट की। फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर देखिए उसने बोला कि नीना जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से चलती है, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर, यानी मैं बोल सकती हूँ 60 मिनट में 12 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कितना चलेगी? 12/60 इंटू 10 कर सकती हूँ मैं, ये बिल्कुल कर सकती हूँ। तो कितना आ गया? 2 किलोमीटर। ठीक है ना, बिल्कुल 2 किलोमीटर, यानी पहली 10 मिनट में उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया। टोटल डिस्टेंस कितना था? 4 किलोमीटर। तो बचा कितना उसके पास? 2 किलोमीटर। 15 मिनट उसने वेस्ट करी बातचीत में, पहली 10 मिनट फिर 15 मिनट। उसके बाद वो किस स्पीड से चली? आगे के टाइम में हमें टाइम नहीं पता, लेकिन वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चली और 2 किलोमीटर उसका रास्ता पड़ा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर देखिए 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर करती है, मतलब 60 मिनट में, सॉरी अगर वो, मैं ऐसे लिखती हूँ, 8 किलोमीटर चलने में 60 मिनट लगाती है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वो 2 किलोमीटर कितनी देर लगाएगी, तो 60/8 इंटू 2 कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 15 मिनट। तो देखिए टोटल टाइम उसको कितना लगा। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था? 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा बताओ मुझे जल्दी से। तो देखिए 10, 15 और 15 मतलब 30 और 40 मिनट लगी, और 40 मिनट को मैं कन्वर्ट कर दूं घंटे में, तो 40/60 कर देते हैं हम, तो घंटा आ जाएगा ना। चलिए निकाल दो, आंसर कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड आ गई। क्या ऑप्शन में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है? यस बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर आपके पास नमक और पानी का एक घोल है तो क्या उसको अलग करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा? डिस्टिलेशन बिल्कुल होगा। डिस्टिलेशन जो होती है उसमें क्या करता है, सारे के सारा पानी उड़ा देंगे हम, नीचे बच जाएगा नमक। बॉइलिंग अगेन पानी उड़ा देंगे, नीचे बच जाएगा नमक। फिल्ट्रेशन यानी छान देंगे। अब देखिए फिल्ट्रेशन से भी नमक और पानी अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास मान लीजिए नमक की मोटी मोटी डली है तो हम सेपरेट कर लेंगे उसी टाइम, घोलने से पहले सेपरेट कर लेंगे। लेकिन डिकेंटेशन किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन सी इसका आंसर जाएगा। डिकेंटेशन उनके लिए इस्तेमाल होता है जो नॉन सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो बस इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो अघुलनशील वस्तुएं होती है ना, उसके लिए डिकेंटेशन इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैंने पानी में मिट्टी डाल दी तो मिट्टी नीचे जाके बैठ जाएगी, ठीक है। नमक नीचे जाके नहीं बैठता ना, उसे फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ शेडो फॉर्मेशन। यानी जो हमारी शेडो परछाई बनती है तो कौन से गुणों की वजह से बनती है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल यस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा। लाइट ट्रेवल एट हाइट स्पीड, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे हमारी परछाई बनने से इसका कोई लिंक नहीं है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका भी कोई लिंक नहीं है। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर मेरे में से लाइट ही पास कर जाएगी तो परछाई किसकी बनाएगी? मेरे ऊपर आके लाइट रुक गई तभी तो परछाई बनाई ना। तो ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर हमारे 2 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। और आई थिंक वीडियो बड़ी हो गई है तो मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे इस सीरीज में, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर। देखिए इसमें पार्टिकल्स के साइज की बात की गई है, तो मैं आपको पहले साइज ऑफ पार्टिकल्स बता ही देती हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए सबसे ज़्यादा बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं रॉक, उसके बाद आता है सैंड, उसके बाद आप लोमी मान लीजिए, और उसके बाद आप क्ले मान लीजिए, ठीक है। यानी कि सबसे बड़े पार्टिकल रॉक में और सबसे छोटे क्ले में। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लोमी के पास लार्ज है सैंडी से, तो ये पॉइंट हो गया गलत, सैंडी के पास ज़्यादा होते हैं। क्ले के फाइन है लोमी से, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं, सैंडी में फाइन ज़्यादा है देन द क्ले, ये भी गलत है। लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स सेम होते हैं क्ले में, ये भी गलत है, क्योंकि क्ले ही बहुत ज़्यादा प्लेन वाली होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक बार आता है घूम फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कोजिंग ब्लीडिंग ऑफ गम। ब्लीडिंग ऑफ गम किसकी कमी से होता है? आपको पता होना चाहिए, ब्लीडिंग ऑफ गम होता है विटामिन सी की कमी से। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई, सी की मदद से आयरन को एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्स इज फाउंड इन जेड, किसमें मिलता है विटामिन सी? सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि इस वीडियो को हमें यहीं पे रोक देना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तीसरे क्वेश्चन पेपर के साथ। आई नो मैंने आपको बोला था 5 क्वेश्चन पेपर करेंगे, बट मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। बट येस, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन पेपर एक वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद का ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता ही देती हूँ, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, पार्ट 1 में हमने ये 2 क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं, पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे ये तीनों के तीनों हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कितने क्या फॉर्मेट रहता है। तो आप एक बार पार्ट पे फोकस ना करके बस ये देखिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म कर रहे हैं। आज की सीरीज में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आए, आप लोगों के काम आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।